हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर जो कि क्लास 10th में है उसके क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है उसको। तो यहाँ पर ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये हमें दे रखी है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो हमें 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। मतलब इसका हमें ये है कि जो लेंथ इंटू ब्रेथ है वो हमें 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया है वो हम निकाल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला का यूज करके, और वो हमें दे रखा है 528, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 528। अब इसके आगे द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ जो भी है उसका ट्वाइस मतलब का उसका इंटू 2, और उसमें क्या है 1 प्लस करने पे हमें क्या मिल रहा है, लेंथ मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि अगर ब्रेथ हमारे पास फॉर एग्जांपल 20 मीटर्स है तो लेंथ क्या है, जो भी ब्रेथ है उसका ट्वाइस, तो जो भी ब्रेथ है उसका ट्वाइस, और उसके साथ ही उसमें आगे क्या दे रखा है 1 मोर, मतलब +1, तो लेंथ इस तरीके से हो जाएगा 41 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये बस मैंने एक एग्जांपल लिया था आपको समझाने के लिए, लेकिन हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे ब्रेथ को 20 मीटर्स तो हम ले नहीं सकते, तो हम ब्रेथ को एक वेरिएबल कंसीडर करेंगे x। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ब्रेथ को कंसीडर करता हूँ x। तो सॉल्यूशन में लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी x। तो यहां पर मैं कंसीडर कर रहा हूं ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड या फिर रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है इसका जो ब्रेथ है वो कितना है, x मीटर्स है। तो इसके हेल्प से हम लेंथ निकाल सकते हैं, और लेंथ हमें दे रखा है जो भी ब्रेथ है उसका ट्वाइस, तो जो भी ब्रेथ है उसका ट्वाइस मतलब कि 2x, और उसमें क्या 1 मोर मतलब +1। तो इस तरीके से हमें क्या मिल रहा है, लेंथ मिल रही है, क्योंकि दे रखा है कि जो लेंथ है वो एक ज्यादा है ब्रेथ के ट्वाइस से, तो ब्रेथ का ट्वाइस से एक हमने ऐड कर दिया, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर लेंथ मिल रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम यूज करेंगे पहले स्टेटमेंट का कि ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसका एरिया कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका एरिया हमें यहाँ पे क्वेश्चन में देखा है 528 मीटर स्क्वायर। इसके तो हम जानते हैं किसी भी रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है L इंटू बी, और यहाँ पे L इंटू बी हमें दे रखा है 528 के इक्वल। अब इसका लेंथ की वैल्यू हमारे पास x के टर्म्स में है 2x + 1 पुट करते हैं, और ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास हमने कंसीडर किया है x इक्वल्स टू हो गया 528। अब यहाँ पे x का 2x से मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये होगा 2x स्क्वायर, प्लस x का 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो x इक्वल्स टू 528। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद क्योंकि मुझे यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करने हैं तो मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से। तो उसके लिए यहाँ पे मैं फाइंड करना पड़ेगा दो नंबर, उन दो नंबर्स को मैं कंसीडर कर लेता हूँ p एंड q। अगर आपको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे समझ पाओगे। हमें यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन सॉल्व करने के लिए दो नंबर निकालने पड़ेंगे, उन दोनों नंबर को मैं कंसीडर कर रहा हूँ p एंड q। और ये हमें दो नंबर p एंड q कैसे निकाल लें, इनका प्रोडक्ट होना चाहिए 2 इंटू -528 के इक्वल। तो ये जो दो नंबर्स इनका प्रोडक्ट होना चाहिए 2 इंटू -528 के इक्वल। तो ये होगा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 5 एंड 2 5 जा 10 माइनस। तो यहाँ पर जो हमें दो नंबर्स निकालने उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए क्या -1056, और उन्हीं दोनों नंबर्स का सम होना चाहिए x का कोफिशिएंट जो कि है +1। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से दो नंबर निकालने हैं जिनको मैंने कंसीडर किया स्मॉल p और स्मॉल q, और इनका प्रोडक्ट होना चाहिए -1056 और सम होना चाहिए +1। तो अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट चाहिए -1056, तो मैं 1056 का फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि डायरेक्टली निकालना यहाँ पर दो नंबर डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं 1056 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, तो 1056 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 528, then 2 264, then 2 132, then 2 66, then 2 33, then 3 11
और 11 1। तो यहाँ पर मैं ये फर्स्ट जो 2 5 टाइम्स है इसको कंसीडर करता हूँ, तो इससे बनेगा 32 और ये जो 3 इंटू 11 है इससे बनेगा 33। और इसके बाद मैं यहाँ पर कंसीडर करता हूँ 33 को पॉजिटिव और 32 को नेगेटिव। तो 33 इंटू -32 को हम करेंगे तो 1056 ही मिलेगा, और 33 इंटू 33 और -32 को हम सम करेंगे तो +1 मिलेगा। तो इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मुझे वो दो नंबर्स मिल चुके, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो 2x² प्लस आएगा 33x, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी जगह -32x को ले लेता हूँ पहले नंबर को। तो -32x प्लस 33x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। अब इसके फर्स्ट टू टर्म्स में से मैं यहाँ पर कॉमन ले रहा हूँ 2 को और x को, तो इस तरीके से हमें बचेगा x माइनस 16, और यहाँ पर इन दोनों से मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ +33 को। तो +33 को कॉमन लेने में बचेगा x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद नेक्स्ट यहां पर हम दोनों में से x माइनस 16 को कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम x माइनस 16 को कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में बचेगा सिर्फ 2x और सेकंड टर्म में बचेगा +33 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हमें यहां पर x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें एक एक ब्रैकेट को 0 से कंपेयर करना पड़ेगा। तो पहले मैं ये फर्स्ट ब्रैकेट को 0 से कंपेयर करता हूं, तो x माइनस 16 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 16। अब इसके बाद सेकंड ब्रैकेट को 0 से कंपेयर करता हूं, तो 2x प्लस 33 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू आ जाएगा -33/2। अब यहां पर x की हमारे पास दो वैल्यूज हैं। हम यहां पर x को जो कंसीडर किया था वो क्या किया था, x को हमने कंसीडर किया था एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का ब्रेथ मतलब x यहाँ पर क्या एक लेंथ है। अब लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम ये x की वैल्यू को यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, हम इस x की वैल्यू को यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट में जो ब्रेथ है वो हमने कंसीडर किया था x की वैल्यू आ चुकी है, तो हम लिखेंगे ब्रेथ इक्वल्स टू 16 मीटर्स, और लेंथ भी फाइंड कर लेते हैं। लेंथ हमारे पास था 2x + 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास 16 है +1, तो 32 + 1, तो ये आ गया 33 मीटर्स। तो इस तरीके से इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का हमने लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड कर लिया है। लेंथ आया है हमारे पास 33 मीटर्स और ब्रेथ आया 16 मीटर्स। तो स्टूडेंट सीधा क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है उसका पूरा सॉल्यूशन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जो सेकंड वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड वर्ड प्रॉब्लम, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। यहां पर हमें समझना पड़ेगा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे। अब कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे जो इंटीजर्स लगातार है, जैसे मैंने बात किया 10 और 11, तो 10 और 11 जो है ये दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है जो कि पॉजिटिव है। कंसेक्यूटिव मतलब कि एक के बाद एक, तो 10 और 11 हुए। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया 99 और 100, तो 99 और 100 दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, दो की कंसेक्यूटिव है। अब इस समय ये समझ में आ रहा है कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर 99 और दूसरा 100 है, मतलब 99 में +1 कर दे तो हमें 100 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम पहला पॉजिटिव इंटीजर पता हो, अगर हमें पहला पॉजिटिव इंटीजर पता है तो दूसरा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हम निकाल सकते हैं पहले वाले में 1 प्लस करके। मान लो अगर पहला कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 25 है तो दूसरा क्या होगा 25 + 1 26। तो हमें यहां पर इसी का यूज करना पड़ेगा। अब बोल रहे हैं कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इन्होंने लिया है और उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 306। तो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इन्होंने लेके उनको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 306। हमें वो दोनों इंटीजर्स निकालना है। तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में जो पहला वाला है वो x है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा उसमें +1 मतलब x + 1। तो यहां पर सॉल्यूशन आएगा, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x। मैं कंसीडर कर रहा हूं कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में जो पहला वाला है वो है x, तो सेकंड होगा
सिंपली पहले वाले में 1 ऐड कर देते हैं तो x प्लस 1। अब इन्होंने बोला गया कि जो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है जो कि हमारे पास ये रहे, इनका अगर प्रोडक्ट करते हैं तो 306 आएगा। मतलब कि हम x को और x प्लस 1 को अगर प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 306। अब इसके बाद x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 हो जाएगा x इक्वल्स टू 306। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद नंबर्स निकालने के लिए मैं अगेन इसका फैक्टराइजेशन करने जा रहा हूं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, और उसके लिए हमें दो नंबर चाहिए होंगे जिनको मैं मान रहा हूं स्मॉल p और स्मॉल q, इस तरीके से कि उनका प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इंटू माइनस 306 के इक्वल हो, और उन्हीं दोनों नंबर्स का जो सम है वो x का कोफिशिएंट जो 1 है उसके बराबर हो। इसके लिए मैं 306 का फैक्टराइजेशन कर देता हूं। तो 306 का आएगा 2 153, देन उसके बाद आएगा 3 5 1, देन उसके बाद आएगा 13 और 17, इसके बाद 17 आएगा। तो अगेन ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और लास्ट में आएगा 17 1। तो यहाँ पर मैं दो नंबर्स ले रहा हूँ, एक तो मैं ये ग्रुप बनाता हूँ 3 3 और 2 का, और दूसरे में आएगा रहेगा ये सिर्फ 17। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो एक नंबर होगा 18 और दूसरा नंबर रहेगा 17। अब इसके हमें इन दोनों का सम कितना चाहिए, प्लस 1 चाहिए। मतलब ये वाला होगा पॉजिटिव और ये वाला होगा नेगेटिव, और इन दोनों का प्रोडक्ट गारंटीड माइनस 306 आएगा। तो ये जो नंबर हमने लिए 18 और माइनस 17, तो इनको सम करेंगे तो प्लस 1 आएगा और इनको प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस 306 आएगा। तो वो नंबर्स हो गए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए पॉजिटिव 18 और माइनस 17। तो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर मैं लिखता हूँ पॉजिटिव 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। अब हम x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हम दोनों टर्म्स में से x प्लस 18 को कॉमन ले सकते हैं। तो पहले वाले में बचा x और दूसरे वाले में बचा माइनस 17 इक्वल्स टू 0। 1 बाय 1 दोनों को कंपेयर करते हैं 0 से, तो x प्लस 18 इक्वल्स टू 0, x वैल्यू आ गई माइनस 18। सेकेंड होगा x माइनस 17 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू आ गया 17। अब यहाँ पर हमारे पास x की दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही है माइनस 18 और 17। हम किसको कंसीडर करेंगे, क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे जो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर को हम कंसीडर करना, तो ये तो हो गया नेगेटिव इंटीजर, हमें कंसीडर करना पड़ेगा पॉजिटिव इंटीजर मतलब 17। तो जो फर्स्ट इंटीजर है वो x था, x की वैल्यू 17 आ चुकी है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट इंटीजर। तो ये जो फर्स्ट इंटीजर है उसको हमने कंसीडर किया था x की वैल्यू हम कंसीडर करें यहाँ पे 17, तो 17, और सेकंड इंटीजर होगा x प्लस 1 हमने यहाँ पर लिया था, तो x प्लस 1 मतलब कि 17 प्लस 1 18। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दो इंटीजर्स आ रहे हैं 17 और 18, और स्टूडेंट्स ये सेकंड वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं थर्ड वर्ड प्रॉब्लम। नंबर 2 में थर्ड वर्ड प्रॉब्लम, और ये वर्ड प्रॉब्लम है रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। मतलब कि रोहन की जो मदर है वो उससे 26 इयर्स बड़ी है। मतलब अगर हम रोहन की एज अगर मान के चलते 10 इयर्स है, तो रोहन की मदर की एज हो जाएगी 10 प्लस 26 36 इयर्स। ओके, अब इसके क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब उनकी जो भी प्रेजेंट एज है रोहन की और रोहन की मदर की, अगर आज से 3 साल बाद की अगर उनकी एज कंसीडर करें, तो आज से 3 साल बाद दोनों की जो भी एज होगी अगर उसको हम क्या करें यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट हम करते हैं दोनों की एज जो कि 3 साल बाद होगी, तो वो किसके प्रोडक्ट रिजल्ट किसके इक्वल आएगा 360 के इक्वल। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है रोहन की प्रेजेंट एज। अब रोहन की प्रेजेंट एज निकालने के लिए यहाँ पर मैं कंसीडर करूंगा कि रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो x इयर्स है। तो इसका सॉल्यूशन होगा लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x इयर्स। हम मान के चलते हैं कि रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो x इयर्स, तो इस हिसाब से जो रोहन की मदर है वो 26 इयर्स बड़ी है उससे, इसका मतलब मदर की एज हो जाएगी
26, तो x प्लस 26। तो ये हो गई रोहन की प्रेजेंट एज x ईयर्स हमने कंसीडर किया। तो मदर की 26 ईयर्स उससे बड़ी है, तो x प्लस 26 होगी मदर की प्रेजेंट एज। अब इसके यहाँ पे क्या करेगा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी, मतलब कि उनकी 3 साल बाद की जो एज है उसका मल्टीप्लिकेशन। तो 3 साल बाद की एज का मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम उन दोनों की 3 साल बाद की एज निकाल लेते हैं। तो 3 साल बाद उन दोनों की एज क्या होगी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आफ्टर 3 इयर्स। तो आफ्टर 3 इयर्स रोहन एज, तो रोहन की अगर आज एज x ईयर्स है तो 3 साल बाद उसकी एज हो जाएगी x प्लस 3। और मदर एज, तो मदर की एज जैसे कि हम मान चुके कि आज उसकी मदर की जो एज है वो x प्लस 26 है, तो 3 इयर्स बाद हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, तो x प्लस 29। तो ये उन दोनों की एज हो गई कितने, 3 साल बाद की x प्लस 3 और x प्लस 29। और ये बोल रहा है प्रोडक्ट करते हैं 3 साल बाद की दोनों की एज, तो वो इसके इक्वल 360 के इक्वल। तो 3 साल बाद की जो एज है रोहन की x प्लस 3 और मदर की एज है x प्लस 29। तो 3 साल बाद की रोहन के मदर की एज को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्रोडक्ट कर रहा हूँ, और वो दे रखा है कि इसके इक्वल 360 के इक्वल, तो हम इसको लिख देते हैं 360। अब ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x इंटू एक्स आएगा एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 29x, 29 होगा 29x प्लस 3 इंटू एक्स होगा 3x प्लस 3 इंटू 29 होगा 3 9 से 27, 3 2 6 7 8 इक्वल्स टू 360। अब इसके बाद लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 हो जाएगा 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 10 माइनस 7 3 और 15 माइनस 8 7 273 इक्वल्स टू 0। तो अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है एज निकालने के लिए रोहन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आगे मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ दो नंबर्स जो मुझे चाहिए उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, उनका प्रोडक्ट होना चाहिए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 इंटू कांस्टेंट माइनस 273 मतलब माइनस 273, और उन्हीं दोनों नंबर्स का सम होना चाहिए x का कोएफिशिएंट जो है 32। तो इसके लिए मैं 273 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूं। तो 273 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 से 91, उसके बाद 13 से 7 और 7 1। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा 3 और 13 को, जो कि बनेगा 39 और 7 को। अब इसका इन दोनों का मुझे सम चाहिए कितना 32, तो इसलिए जो 7 होगा वो होगा नेगेटिव और 39 होगा पॉजिटिव। तो 39 इंटू माइनस 7 होगा माइनस 273 और 39 और माइनस 7 को सम करेंगे तो पॉजिटिव 32 मिलेगा। तो अब मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने जा रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x की जगह पर अब हम p और q की जो वैल्यूज हमने फाइंड किया वो कंसीडर करेंगे। तो 39x माइनस 7x और उसके माइनस 273 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद फर्स्ट टू टर्म्स में से हम x को कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा x प्लस 39। अब इसका दोनों नेक्स्ट टर्म से हम माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये भी होगा x प्लस 39 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद दोनों टर्म से हम x प्लस 39 को कॉमन ले सकते हैं, तो फर्स्ट टर्म में बचेगा सिर्फ x और सेकंड टर्म में बचेगा सिर्फ माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब वन बाय वन हम इनको 0 से कंपेयर करते हैं, तो x प्लस 39 इक्वल्स टू 0 होगा, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 39 और x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई है 7। अब इसके बाद यहाँ पर हमने x को कंसीडर किया था एज, और एज नेगेटिव तो पॉसिबल है नहीं, इस वजह से हम x की वैल्यू ये वाली कंसीडर ना करते हुए x की ये वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये x की वैल्यू पॉजिटिव है। तो हमें रोहन की निकालना था प्रेजेंट एज, और रोहन की प्रेजेंट एज को हमने कंसीडर किया था x, और x की वैल्यू आ चुकी है 7, तो रोहन की प्रेजेंट एज है 7 इयर्स। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2 में जो थर्ड वर्ड प्रॉब्लम है उसका आंसर। वीडियो में अभी तक आप हैं तो ये वीडियो अभी लाइक आपका बिल्कुल डिजर्व करती है, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दिए जिससे कि आपका सपोर्ट हमें और मिल सके और इस तरह की और वीडियो बना सके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जो लास्ट फोर्थ वर्ड प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स ये लास्ट वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 में, और ये वर्ड प्रॉब्लम है A train travels a distance of 480 km at a uniform speed.
तो यहाँ पर सबसे पहला केस दे रखा है सॉल्यूशन में कि यहाँ पर एक ट्रेन कवर कर रही है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस। मैं मान के चल रहा हूँ ए से लेके बी तक 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर ट्रेन कवर कर रही है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ए से लेके बी तक एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। तो मैं मान के चलता हूँ ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो है x किलोमीटर्स पर आवर। तो इस हिसाब से ट्रेन को कुछ टाइम लग रहा होगा, और टाइम हम जानते हैं क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस केस में जो टाइम है वो निकलेगा, डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर्स और स्पीड ट्रेन की हमने मानी है x, तो 480 अपॉन x। तो ट्रेन जब यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर के साथ 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए इस स्पीड में जो ट्रेन को टाइम लग रहा है वो है 480 अपॉन x। अब बढ़ते हैं आगे। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब ट्रेन जो है वो सेम डिस्टेंस ए से लेके बी तक 480 किलोमीटर ही कवर करेगी, लेकिन इस बार जो स्पीड है वो क्या हो गई, स्पीड इस बार 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई, कम हो गई। मतलब पहले जैसे हमने स्पीड कंसीडर किया था x किलोमीटर पर आवर, तब वो 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। मतलब अब ट्रेन की जो स्पीड है वो हो चुकी है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो क्योंकि 8 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड कम हो चुकी है, तो अब उसकी स्पीड हो गई है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो इस केस में जो टाइम है वो 3 आवर्स ज्यादा लग रहा है प्रीवियस से। तो इस केस में जो टाइम है वो 3 आवर्स ज्यादा लग रहा है इससे, इस वाले टाइम से, टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो ट्रेन क्या सेम डिस्टेंस 480 किलोमीटर ही कवर कर रही है, स्पीड लेकिन उसकी 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, तो अब उसकी न्यू स्पीड ये बन चुकी है, और इस केस में ट्रेन को 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो इस केस में ट्रेन को पूरा टाइम कितना लगेगा, टाइम तो इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर और स्पीड कितनी है x माइनस 8। तो इस केस में ट्रेन को टाइम इतना लग रहा है 400 अपॉन x माइनस 8। अब क्या तरह का इस केस में टाइम है वो 3 इयर्स ज्यादा लग रहा है। तो अगर मैं इन दोनों टाइम्स को कंपेयर करता हूं तो ये क्या होगा, 3 इयर्स ज्यादा होगा। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों टाइम्स को मैं कंपेयर कर देता हूं। तो पहले केस में जो टाइम लग रहा है वो है 480 अपॉन x, और दूसरे केस में जो टाइम लग रहा है वो है 480 अपॉन x माइनस 8। तो ये हो गए दोनों केसेस के टाइम जो कि मैंने यहाँ पे कंपेयर कर दी हैं। लेकिन अब क्या यहाँ पे दे रखा है कि इस केस में जो टाइम है वो 3 इयर्स ज्यादा लग रहा है, मतलब ये टाइम इस वाले टाइम से ये वाला टाइम 3 इयर्स ज्यादा है। तो दोनों को बराबर करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस वाले टाइम में 3 इयर्स को प्लस कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम लग रहा था, यहाँ पे ज्यादा लग रहा था 3 इयर्स। तो मैंने दोनों को इक्वल करने के लिए इसको मैंने +3 कर दिया। तो अब यहाँ पर ये इस तरीके से क्या बन जाएगा, 3 इक्वल्स टू 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x। तो मैंने यहाँ पे 480 अपॉन x को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, 480 को दोनों न्यूमरेटर से कॉमन ले लेते हैं। तो मैं इसको पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करके 3 को राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ। तो ये बनेगा 480 जब मैं कॉमन ले रहा हूँ तो 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 3। अब 480 को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 3 अपॉन 480। अब 3 से 480 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 160 आएगा। तो इसके बाद हमारे पास ये बनेगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1 अपॉन 160। अब इसके बाद यहाँ पे 1 अपॉन x माइनस 8 और 1 अपॉन x जो फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन में है, इसको सॉल्व करने के लिए x माइनस 8 और x का एलसीएम ले लेते हैं। तो x माइनस 8 और x का एलसीएम आएगा x माइनस 8 और x से। अब क्योंकि x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो गया तो बचा x इंटू 1 x माइनस x से x कैंसिल हुआ तो x माइनस 8 इंटू 1 बचेगा x माइनस 8 इक्वल्स टू 1 अपॉन 160। अब इसके बाद हम ब्रैकेट ऑफ करते तो x माइनस x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 1 अपॉन 160। अब माइनस x प्लस x कैंसिल हो गए तो 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 1 अपॉन 160। अब यहां पर हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और 8 इंटू 160 होगा 0,
8 6 48 और 8 4 12। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद यहां पर हमें अगेन इसको सॉल्व करना है, तो मैं यहां पे दो नंबर जो फाइंड करने होंगे P और Q, इस तरीके से कि इनका जो प्रोडक्ट है वो होना चाहिए कितना -1280 और सम होना चाहिए -8। तो 1280 को यहां पर हम कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। तो 1280 का फैक्टराइजेशन आएगा 2 640 2 320 2 160 2 80 2 40 then 2 20 then 2 10 2 5 और 5 1। तो ये आ गया फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर मुझे दो नंबर फॉर्म करने हैं जिनका सम होना चाहिए -8। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर हम यहाँ पर लेके चलते 2 5 10 और 2 4 8 16 32 64 128। तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा 2 4 8 16 32 और 2 4 8 8 5 40। तो यहां पर दो नंबर्स होंगे, एक तो ये 32 और सेकंड होगा 8 5 40। अब इसके बाद क्योंकि हमें सम यहां पर नेगेटिव चाहिए तो -40 प्लस 32, तो ये हमारा यहां पर कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो एक्स स्क्वायर, तो दूसरा नंबर है पॉजिटिव 32x, नेक्स्ट है -40x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद यहां पर हम फर्स्ट टू टर्म्स में से x को कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 32, नेक्स्ट टू टर्म्स में से हम -40 को कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 32 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर बनेगा x प्लस 32 को कॉमन लेने के बाद x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर x प्लस 32 को 0 से कंपेयर करने पे x की वैल्यू आ रही है -32 और x माइनस 40 को 0 से कंपेयर करने पर x की वैल्यू आ रही है 40। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना था जैसे कि ट्रेन की जो स्पीड है जिसको हमने कंसीडर किया था x किलोमीटर पर आवर, तो x की दो वैल्यू आ रही है -32 और +40। अब स्पीड नेगेटिव तो पॉसिबल होगा नहीं, पॉजिटिव ही होगा, तो हमारा जो आंसर है वो होगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 2 में जो लास्ट वर्ड प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन, और इस वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जो 4 वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी थी उनका हमने 1 बाय 1 डिटेल में सॉल्यूशन देख लिया है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, अगर आपको कुछ समझ में आया है तो ये वीडियो जरूर एक लाइक डिजर्व करती है, जो कि आपको लाइक करना है, और इस चैनल को जरूर सपोर्ट करना है आपको, जिससे कि आगे मैं इस तरीके की और ज़्यादा वीडियोस बनाऊं जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है एग्जामिनेशन की, बोर्ड एग्जामिनेशन की, वो और अच्छे से होती रहे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।